सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी। आज हम करने वाले हैं डिस्कस हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे अर्लियर अटेम्प्ट्स, जिसमें मैंने आपको डॉबरिनस राइट बताया था, फिर न्यूमैन के बारे में हमने बात की थी, एंड देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। आज हम टोटली बात करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? वो पीरियोडिक टेबल जो हम आज के टाइम पर यूज़ करते हैं जी। ये वाला पीरियोडिक टेबल आपका पूरा, ठीक है, ये वाला पीरियोडिक टेबल, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस कॉन्सेप्ट मेंडलीव से मिलता जुलता था, एक चेंज के साथ। मेंडलीव के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी वो किसका फंक्शन होती थी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मानता है कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो देखते हैं। The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number। atomic number पे कैसे डिपेंड करेगी? देखिए, होता क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको सिमिलर ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है। ठीक है, उनको सिमिलर, जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो जूम कर दें थोड़ा। चलो, ये देखो भाई, आप पहले वाले ग्रुप को देखिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, मज़े की बात क्या है, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी रखते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आप सोडियम का टुकड़ा पानी में फेंकिए, फटेगा। ठीक है, धमाका होगा। आप किसी लिथियम आयन बैटरी को पानी में डालिए, फट जाएगी। ठीक है, आप पोटेशियम को पानी में डालिए, सीजियम को पानी में डालिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से कहने का मेरा क्या मतलब है कि मैंने उनकी पोजीशन ही पीरियोडिक टेबल में ऐसी रखी हुई है। ठीक है, उनकी पोजीशन ही पीरियोडिक टेबल में ऐसे है कि उनका एटॉमिक नंबर ही डिसाइड कर देगा कि अच्छा, इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा इसका? मेन कॉन्सेप्ट रहा आपका कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किसका फंक्शन होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होंगी। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है, ये बात हम सब जानते हैं। आपने 9th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल वाली बात पर हम अब आते हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो आप देखते हैं, वो पीरियोडिक टेबल भाई टोटल 4 ग्रुप्स में बटा होता है। दैट इज एस, पी, डी एंड एफ। इन्हें हम ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हर ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज हम इन सभी ब्लॉक्स को भी कवर करेंगे, बट पहले आपको मैं ज़रा इसका एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात की थी। देखिए भाई, ये वाला जो पूरा आपका हिस्सा है ना, ठीक है, ये जो रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, ये वाला, दिस इज योर बच्चा एस ब्लॉक। ठीक है भाइयों, ये एस ब्लॉक है तुम्हारा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा है, दिस इज पी ब्लॉक। फिर उसके बाद बात करें ये ब्लू वाले हिस्से की, तो ये ब्लू वाला जो हिस्सा है दैट इज योर डी ब्लॉक। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो एफ ब्लॉक है, मैंने बताया था, ये जो एफ ब्लॉक है ये एक्चुअल में इतनी सी जगह पे कंसेंट्रेट होता है। ठीक है, ये कभी इस जगह पे हुआ करता था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से, स्पेशली इनकी रेडियो एक्टिव होने की वजह से, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से हम इनको अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने एफ ब्लॉक को क्या किया है, यहाँ पर अलग से नीचे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, शुरू कहाँ से है? लेंथेनम से ल्यूशेटियम तक, और उसके बाद आपका अपना एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम तक। ठीक है, ये होता है आपका पूरा का पूरा क्या? एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो, लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और ल्यूशेटियम पे ख़त्म। एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है और लॉरेंसियम पे ख़त्म। क्लियर है? ये आपके 4 ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक,
डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वालों को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं भैया इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर दें। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक किसकी, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ना मैं आपको हर एक ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। हमने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस वही चीज़ है, बस थोड़ा जनरलाइज्ड वे में, ठीक है, कि हाँ जी मतलब ये एक फॉर्मूला समझ लो जो कि इस ब्लॉक की कन्फिग्रेशन लिखते टाइम हर एलिमेंट पे लग जाएगा जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, एस ब्लॉक वालों के लिए, दैट इज NS1 से लेके 2। यहाँ पर n का वैल्यू क्या रह सकता है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 से लेके 7 तक रह सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हमारे सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम में क्या होता है, जो उसकी कन्फिग्रेशन होती है वो 3s1 होती है, ठीक है, लास्ट में उसके जो आखिरी आता है दैट इज 3s1, ठीक है। तो हम लास्ट वाला देखते होते हैं, यहाँ पे देखो हम इसको क्या करेंगे 3s1 लिख देंगे। तो इस तरीके से ही जस्ट एक मैंने आपको फॉर्मूला बताना है हर एक ब्लॉक के लिए, एंड आप क्या कर सकते हैं उसमें वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जी एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, सोडियम को एक चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। उसके बाद इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, किसी भी शेड पेयर में से इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है। दो टर्म्स होती हैं भाई, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये एक मान लीजिए मैंने बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक एटम इधर है एक एटम इधर है, ठीक है। ये एटम जो है मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है पार्शियली, तब हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये एटम यहाँ पर लगा हुआ है, एक एटम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। हम इस एटम को कंसीडर करते हैं, अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ले रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इसकी नेचर कैसी हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है, ठीक है, दूसरे के पास भेज रहा है, तब ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो भाई एस ब्लॉक वालों के लिए याद रखना, ठीक है, थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है, एस ब्लॉक वालों के लिए याद रखना इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेचारा वैसे ही बड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऊपर से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होने के पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है दैट इज़ कि इनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भाई वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका मेटल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी हार्डनेस, ये सब इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा ये सब चीज़ें होंगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और हार्डनेस भी बढ़ेगी। अब इन बेचारों के पास तो वैलेंस शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम पकड़ लो, ठीक है, सोडियम की वैलेंस में कितना आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद पोटेशियम, उसमें भी एक, सीजियम में भी एक, रुबिडियम में भी एक, फ्रांसियम में भी एक, ठीक है, लिथियम में भी एक। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या रहते हैं, इनका हार्डनेस भी नहीं होता, ठीक है, बड़े सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो वो +1 एंड +2 रहती है। बता दिया है मैंने कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये फ्लेम कलरेशन शो करते हैं, ठीक है। फ्लेम कलरेशन कैसे क्या होता है, आप ना ये चीज़ प्रैक्टिकल्स में करोगे अपने स्कूल में, ठीक है। होता क्या है कि हम ना फ्लेम जलाते हैं, ठीक है, और ना एक प्लेटिनम की वायर होती है छोटी सी, ठीक है, तो उसको मोड़ के उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट लेके,
ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, उस फ्लेम के अंदर रखते हैं। ठीक है, आप नोटिस करोगे, आप जब नमक के साथ ये चीज़ करते हो, कभी नमक को जलाने का ट्राई करना इसी प्रोसेस से, आपको क्या दिखेगा, उसका येलो कलर का फ्लेम दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसमें सोडियम है वो कलर शो करता है। ऐसे आप जब दिवाली आने वाली है, ठीक है, चलो दिवाली की बेस्ट एग्जांपल है, आप जब पटाखे चलाते हैं तो उसमें से कई पटाखे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से रेड कलर की फ्लेम निकलती है। वो फ्लेम स्ट्रोंशियम की वजह से होती है। ठीक है, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, इनकी वजह से वो फ्लेम निकलता है। तो रेड कलर का फ्लेम जो है वो किसकी वजह से निकला? स्ट्रोंशियम की वजह से। अब सर ये क्या फिनोमिना है? दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लेम कलरेशन। होता क्या है, आप जब किसी मेटल को फ्लेम में रखते हो तो उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये उसका बेस लेवल है, ठीक है, एनर्जी का ये लेवल है उस एटम में, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आपने उसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा, अपने से एक्साइट होके ऊपर के लेवल पर चला जाएगा। यही तो होता है। ठीक है, यही तो होता है, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि अपने से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, इसीलिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से वापस भी आ जाएगा, और जितना एनर्जी वो गेन करके गया है उतना ही एनर्जी वो बाहर एमिट कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें ईएम वेव मैंने पूरा टॉपिक बताया था आपको। तो क्या हुआ, वो अपने लेवल से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, स्टेबल नहीं था ऊपर, तो वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो जितना एनर्जी वो लेकर ऊपर गया था उतना एनर्जी उसने बाहर की तरफ रिलीज कर दी और फिर से नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो एनर्जी उसने बाहर रिलीज की है, ठीक है, ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और इसका ना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई कलर दिखता है हमको, इसलिए अलग अलग सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग कलर शो करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को फ्लेम कलरेशन बोला जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए, उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। इसके ऊपर अभी हाल ही में मैं कल एक रील बना के हटाऊं कि जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें सीजियम क्यों यूज़ होता है। देखिए, जो भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में सीजियम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी ना आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी है, मतलब ऐसे लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आसानी से ये जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साइजेस जो हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखो, आपका जो एस ब्लॉक होता है उसका साइज सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, बड़े साइज की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई, और आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी तो ये अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें नहीं पता तो मैंने पिछले लेक्चर में जो मेरा था अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ है कि आपके कुछ टॉपिक्स जो आने वाले पोर्शन में है, ठीक है, आपसे कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में तो मैंने जस्ट नाम ले दिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने पिछले चैप्टर में जो है डिटेल में कवर की हैं। ठीक है, तो आपका अगर वो बेस क्लियर नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए अपने बेस को भी क्लियर रखिए साइड बाय साइड। ठीक, चलिए, उसके बाद भी बात करते हैं हमारे कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। फिर बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक की, जिसकी जनरल कन्फिग्रेशन आपके सामने ये रही। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि इनके अंदर पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों आते हैं। ठीक है, ये मैं कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दूं, बच्चे समझते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर सारे नॉन मेटल ही भर रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, पी ब्लॉक के अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों एक साथ होते हैं। इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहीं पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, है ना, बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा होंगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिक्वायरमेंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। ठीक है,
पैरामैग्नेटिक है तो भाई एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ पैरामैग्नेटिक होती है तो उसके आयंस कलर्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, आपको 12th क्लास में भी काम आएगी। पैरामैग्नेटिक नेचर पर क्या रहता है, आपके आयंस कलर्ड रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये तो चलो जनरल सी बात होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें भाई, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके सामने ये रही आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। आपको पूरा 12th क्लास में ना इसका एक चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक नाम से, ठीक है। तो हम ये चीज़ें वहाँ पर भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी 11th के लिए आपके मतलब कह लो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टिल चलिए फिर मेन जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंड ये सभी मेटल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनमें देखते हैं, जैसे मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह होती है, सॉरी, ठीक है। तो मेटल्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, सोनोरस वगैरह, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। तो मैलेबिलिटी आ गई, डक्टिलिटी आ गई। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है इनका, ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न आपको क्लास 12th में भी क्लियर होगा, लेकिन याद कीजिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी एस ब्लॉक पढ़ाते टाइम कि आपका जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। अब इनके केस में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इनकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा और हार्डनेस भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ठीक है। इनका नेचर भी पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ये भी आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये इनकी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से समझना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड को ना आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि किसी टाइम पे नॉर्मल हुआ करते थे, ठीक है, प्योर मेटल्स हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जितने भी आइटम्स होते हैं वो उनकी ना स्पेसिस में आके घुस गए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सामने बोलूं कि, ठीक है, ये चलिए, ठीक है, ये मेरा हर बार टिपिकल जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसके साथ के 4 लगे हैं, ठीक है, मेरे पास 4 कड़े तो है नहीं, एक ही है, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पे मैंने किया 1, 2, 3 और 4। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल, कोई भी सॉलिड जो है वो इसी पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके एटम जो है वो एक एटम इधर, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर इधर, ऐसे करते करते कितना बड़ा लेटिस बन जाता है ना। इमेजिन करना अगर मैं ऐसे ही 1, 2, 3 और 4 लगा दूं, बीच में कुछ ये जगह खाली बचती है ना, ये जगह खाली बचती है ना, इन्हें भाई हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, या फिर इनका एक दूसरा नाम भी होता है दैट इज वॉइड, ठीक है, VOID। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे छोटे छोटे एटम्स जो हैं, ठीक है, वो आके छिप जाते हैं। अभी देखो ये ना ही रिएक्ट किए, ठीक है, ना ही इन्होंने कोई बॉन्ड बनाया, ये सिर्फ जस्ट आके वहां पर हाइड करके छिप गए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है, सेटल हो गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये एलॉय के साथ कंपेयर मत करना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अलग होते हैं और एलॉय अलग होते हैं। आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो एलॉय बनने का प्रोसेस है। एलॉय के अंदर बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो एटम आता है वो सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है, दूसरे को, और उनकी जगह बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बॉन्डिंग ही नहीं बनती, ठीक है। चलिए उसके बाद ये एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, एंड इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो एस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 +2 रहता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, +1 से लेकर +8 तक का ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स +1 से लेकर +8 तक का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑस्मियम का होता है दैट इज +8। और अगर मैं बात करूँ आपकी 3D सीरीज़ की, 3D सीरीज़ हम इसे बोलते हैं, देखो कहाँ गई, ये रही, ठीक है, ये पकड़ो, ठीक है, ये तुम्हारी 3D सीरीज़ है, ठीक है।
इस 3D सीरीज में तुम्हारे को ये एलिमेंट दिख रहा होगा मैग्नीज, ठीक है, Mn 25वें नंबर पे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज +7, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी ऑस्मियम की, तो पूरे डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है, दैट इज +8, ठीक है। सबसे ज़्यादा +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ के बैठा ये, क्लियर है। तो मतलब जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूंगा तो उनमें काफ़ी वेरिएबिलिटी मुझे देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के केस में। फिर हम आखिरी बात पे आते हैं हमारी, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। इनको बड़े खतरनाक रीजंस की वजह से हमने डी ब्लॉक से निकाल के अलग रखा था, ठीक है। पहले के टाइम पे इनको डी ब्लॉक के बीच में कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको क्या कर दिया गया, अलग रख दिया गया। देखो भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने है, ठीक है, ये रही, ठीक है, पढ़ लेना। ये सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये हैवी मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगेन द सेम रीज़न, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके पास भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनके आयंस जो हैं वो भी कलर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या करते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब डेंसिटी के मामले में अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं, ठीक है, तो आपने एक एलिमेंट है उसका नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। ये रहा आपका यूरेनियम, ठीक है, 92 पे। देखो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ना, ये यूरेनियम से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इनकी क्या रहती है, काफ़ी हाई डेंसिटीज़ रहती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ये मेटल्स। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत अच्छा खासा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर माने इलेक्ट्रॉन छोड़ते बहुत जल्दी हैं, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी का मान ले पड़े हुए हैं, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। और ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। कौन कौन रेडियो एक्टिव होता है इनमें से, देखो ये आपका आ गया एफ ब्लॉक, ठीक है। इस एफ ब्लॉक में आपकी दो सीरीज होती हैं, मैंने बताई थी, एक लेंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। ये पूरी जो होती है दिस इज लेंथेनॉइड सीरीज, और ये जो नीचे 89 से लेके ये वाली है, ठीक है, दिस इज पूरी एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। यहाँ पर लेंथेनॉइड सीरीज में देखें तो एक आपको एलिमेंट दिखता है 61 पे, दैट इज प्रोमीथियम, ठीक है। नाम याद रखो भाई, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो है, ठीक है, लेंथेनॉइड्स में से प्रोमीथियम क्या है, आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। लेंथेनॉइड्स में से और कोई रेडियो एक्टिव नहीं है सिवाय प्रोमीथियम के। और बात करें अगर एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड में तो भाई ये सारे ही क्या हैं, अच्छे खासे रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इनमें से कुछ के नाम सुन भी रखे हो, जैसे आपने हो सकता है पहले एक्टिनम सुन रखा हो, ठीक है। उसके बाद आपने यूरेनियम तो कंफर्म है आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। ये सब क्या आ गई, आपकी एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के ग्रुप प्रिडिक्ट करना, पीरियड प्रिडिक्ट करना, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे।